हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने सृजन पुस्तक के गद्य भाग के उपेंद्र नाथ अश्क जी के बारे में अध्ययन किया था। तो उनका जो साहित्य में योगदान रहा है वो उर्दू के क्षेत्र में भी है और हिंदी के क्षेत्र में भी है, ये हमने जाना था। तो उन्होंने नाटक और एकांकी काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो उनकी जो एकांकी है उसका एक एकांकी तौलिए नाम से है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। तो बच्चों तौलिया जो कि क्या है, अपने दैनिक कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है। तो चलो देखते हैं और इसे साथ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि इसमें पात्र कौन कौन है। वसंत, चिंती, मधु, मंगला और सूरो। तो वसंत और जो मधु है वो क्या है, पति पत्नी हैं। और ये बाकी भी क्या है, हमें धीरे धीरे जानेंगे भी ये कौन है। तो स्थान क्या है, नई दिल्ली का। तो अब हमें बताया जा रहा है कि जो पर्दा गिरता है तो वहाँ पर जो सामने क्या कुछ रखा हुआ है उसके बारे में। देखो बच्चों, पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है और ना ही छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, पर नई दिल्ली के 250। यहाँ पर जो लेखक है वो कहना चाहता है कि नई दिल्ली यानी जो महंगाई वाली दिल्ली है वहाँ पर 250 रुपये में कैसा जीवन यापन हो सकता है। उसी के अनुरूप उसका जो ड्राइंग रूम है वो क्या सजा हुआ है। लेकिन वह फर्म का क्या है, मैनेजर है, इसलिए उसके पास क्या है, एक टेलीफोन भी लगा हुआ है। कमरा भी सजा है। बाईं दीवार के पास मेज लगी है और उस पर क्या है, कागज़ पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा हुआ है। तो मेज के इधर एक दरवाज़ा है, यानी ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उस घर की स्थिति बताने की कोशिश कर रहा है कि घर में कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज की उस ओर कोने में एक अंगीठी है, यानी अंगारे जो हाथ अपने के लिए जो अपने काम में आता है वो क्या होता है, अंगीठी होता है। किंतु आग शायद उसमें नहीं जलती। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, एक शो पीस के रूप में वहाँ रखा हुआ है। अंगीठी का जो कपड़ा है वो अत्यंत ही क्या है, सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई है, वैसे भी जैसी मध्यवर्गीय घरों में होती है, लेकिन वे बिखरी नहीं है और करीने से लगी हुई है, यानी सारा सामान अच्छे से जचाया गया है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठे के कपड़े की लंबी झालर को झूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा हुआ है, जिसके मेजपोश का डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। मधु की सुरुचि का पता चलता है, यानी ये जो कमरे की दशा दिखा रहे हैं भी, मेज़ किस तरह से सजा हुआ है, उसका जो कपड़ा है या जो अंगीठी का कपड़ा है उन सब का डिजाइन एक जैसा है, एक ही कलर के हैं। तो इन सब से पता चलता है गृहिणी की कार्य कुशलता के बारे में कि गृहिणी अपने घर को कितना अच्छा सजा कर रखती है। तो देखो बच्चों, अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज़ पर बैठे हुए व्यक्ति के एन सामने पड़ते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति मेज़ पर बैठता है तो उसको बिल्कुल सामने से दिखाई देता है कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है, यानी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है। यानी एकांकी का जो दृश्य है वो अपने क्या है, देख रहे हैं। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो किसमें जाता है, रसोई घर में। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंत के कोच का सेट है। इसके आगे एक तिपाई पड़ी है, तिपाई यानी 3 पैरों वाला जो मेज़ है वो पड़ा है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो कहाँ जाता है, स्नान घर की तरफ जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज़ लगी है, जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम में लेते हैं, यानी नहाने के बाद क्या श्रृंगार का काम करते हैं। इससे ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज़ के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी हैं। दाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा जाता है जो कि कहाँ जाता है, बाहर को जाता है। पर्दा उठते समय हम वसंत के श्रृंगार की मेज़ पर बैठे हजामत बनाते हुए देखते हैं, यानी जैसे ही पर्दा उठा तो हमने देखा कि ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित है और वसंत क्या कर रहा है, अपनी हजामत बना रहा है।
वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। मधु, यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप, यानी जिस तौलिए से वसंत अपना मुंह साफ कर रहा है वो तौलिया किसका है? मदन का। और मधु को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि कोई किसी दूसरे के तौलिए का इस्तेमाल करे। तो वसंत मुंह पहुँचते पहुँचते रुक कर, ओह यह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है, हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। मधु चिढ़कर, यानी मधु को इस बात पर गुस्सा आता है। और हजामत के तौलिए कैसे हैं? जी जरा आँख खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। 20 यूँ तो धारियाँ पड़ी हुई है उनमें, और मदन के कितने सादे हैं। यानी जो मदन का तौलिया वो तो कितना सादा है, और जो हजामत के तौलिए हैं वो के धारियों वाले और रंगीन हैं। तो आपको क्या इन दोनों में फ़र्क पता नहीं चलता? वसंत, लेकिन रोएदार तो, यानी मुलायम तो। मधु अब क्या कहती है? व्यंग्य में आकर कहती है कि दोनों हैं। जी आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ। वसंत यानी निरुत्तर सा होकर कहता है कि वास्तव में मेरा ध्यान कहीं और था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मधु खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर, यह तो टंगा है सामने, फिर भी। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया खिसियानी हंसी हंसता है। यानी वो कहना चाहता है कि ऐनक नहीं लगी होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि सामने क्या है क्या नहीं। यानी उसकी जो आंखें हैं वो क्या है, थोड़ी कमज़ोर है। मधु, जी आपकी दुनिया जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपने कुछ दिखाई देता है। यानी अगर ऐनक लगी होती है तो भी तो क्या है, आप गलत ही तौलिए का इस्तेमाल करते हैं। मुंह फुला धम से कोच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है और फिर अचानक उसकी ओर देखकर, वसंत तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई। यानी मैंने जो ये बात कही इससे तुम्हें फिर गुस्सा आ गया। मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। वसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। क्या नहीं पहचान सकता? कि तुम गुस्से में हो, नाराज हो या नहीं हो। मधु उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ। वसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं है। यानी तुम्हें खुद अपने जो भाव है उन्हें छुपा नहीं सकती हो। तुम्हारे भाव क्या है, तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं, यानी तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देती है। तुम्हें और मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। यानी शादी से पहले मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पत्ते, यानी मैंने अपनी सारी बातें तुम्हें क्या है अच्छे से खुलकर बता दी थी कि मेरा व्यवहार कैसा है। मधु मेज पर रख दिए थे। उसी तरह व्यंग्य से हंसकर, मैं कब इनकार करती हूँ, यानी मैंने कब मना किया है कि आपने मुझे बताई नहीं। वसंत, तुम्हारी यह हंसी कितनी विषैली है। इसी तरह विष घोल खोलकर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। विष घोलना यानी जो तुम्हारे अंदर आत्मीयता का अभाव है उसके कारण क्या है, तुम मन ही मन कुढ़ती रहती हो, जिसका असर क्या है तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। मधु चुप रहती है। वसंत, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं समय सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। तो अब वसंत क्या है, सफाई देते हुए कहता है कि मैं तो बड़ा ही सफाई का सार्थक समर्थक हूँ, कि मुझे भी तो सफाई रखना पसंद है। मधु हंसती है, इसमें क्या संदेह है। वसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं है। अब कहती है मधु कुछ नहीं बोल के सिर्फ क्या है व्यंग्य में थोड़ी सी हंसती है। वसंत, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 भाई उसी से काम में लाते थे। तो अब यहाँ वसंत कहता है कि मैं तुम्हारे तरह एक अच्छे भव्य और अच्छे बड़े खानदान में और एक अच्छी सभ्यता वाले घर में नहीं पढ़ा हूँ। हमारे घर में तो ऐसा होता था कि एक ही तौलिया होता था और हम उसी से क्या है उपयोग में सभी लाते थे। तो अब मधु कहती है आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं कब कहती हूँ कि 10-10 तौलिए घर में
होने चाहिए। वसंत 10 और किस तरह होते हैं? नहाने का अलग है, हजामत का अलग है, हाथ मुंह पोंछने के अलग है, और फिर मदन और तुम्हारे तौलिए भी अलग है। मधु पहलू बदलकर, यानी बात को घुमाकर कहती है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि इसमें दोष ही क्या है, इसमें बुरा ही क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहे तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पोंछा है उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पोंछ सकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो पति पत्नी के बीच में क्या है, वैचारिक मतभेद है, यानी विचारों में फ़र्क आता है। मधु क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा सफाई पसंद है। एक हाई क्लास के घर में वो पली बड़ी है, जहाँ उसे सिखाया गया है कि सब तरह के काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग तौलिए होने चाहिए। लेकिन जो वसंत है वो क्या है, मध्यम वर्ग का बच्चा था जिसने एक मध्यम वर्ग में देखा कि हर एक काम के लिए सिर्फ एक ही तौलिया होता है जिसे सब क्या है उपयोग में लाते हैं। तो मधु कहती है कि अलग अलग तौलिए रखने में बुराई ही क्या है। अगर गरीब हैं तो अलग अलग क्या है, खादी के कपड़े रख लो, जिससे क्या है सब जने अलग अलग काम रख सकते हैं, लेकिन सफाई तो रखनी चाहिए। वसंत, मैं कहता हूँ कि हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पोंछते थे। तो मधु कहती है, लेकिन बीमारी? वसंत, हम में से किसी को भी कोई बीमारी नहीं हुई। मधु, पर चर्म रोग? वसंत, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर ये रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं। चूहा सेदनशाह की बात जानते हो? तो यहाँ पर मधु को लगता है कि एक दूसरे के तौलिया उपयोग में लेने से क्या है, चर्म रोग हो जाता है या किसी और तरह के रोग हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ठीक है, सफाई रखना अलग बात है, लेकिन ये तो क्या है, सफाई की सनक हो जाती है। तो वसंत कहता है कि एक दूसरे से तौलिए उपयोग में लेने से रोग नहीं फैलता, रोग फैलते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के कारण। तो यहाँ पर वो एक कहानी की बात करता है, चूहा सेदनशाह। तो वसंत कहता है, शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदनशाह गए, यानी एक जगह का नाम है। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं है, लोग क्या है, जोहड़ का ही पानी पीते हैं। डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जोहड़ का पानी मेला चिक्कड़ था। कोई भी बीमारी होगी जिसे कीड़े उस पानी में ना हो। और चूहा सेदनशाह के जाट तो क्या थे, हष्ट पुष्ट लंब तड़ंग। यानी यहाँ पर वसंत कहना चाहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग क्या है, जोहड़ का पानी पीते हैं। और उस जो जोहड़ का पानी है वो इतना ज़्यादा गंदा है कि उसमें सारे ही बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग थे उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं था। तो अब मधु कहती है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? और हंसती है। वसंत उठकर कमरे में घूमता है। तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो, यानी तुम व्यंग्य कर सकती हो उसके सामने रुककर। तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया, यानी उसकी जांच की। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा अधिक थे। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया, यानी वो लोग क्या खाते पीते हैं। तो पता चला कि वे अधिकतर लोग क्या खाते हैं, दही और लस्सी खाते हैं। और इनमें क्या है, बहुत से बीमारियों के कीटाणु मारने की शक्ति होती है। तभी तो बच्चे हमारे घरों में भी तो ये हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि छाछ और दही खाना चाहिए, इनसे क्या है, आधे रोग दूर हो जाते हैं। तो बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति
पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके। अब मधु, मैंने चूहा सेदनशाह की बात सुन ली। मेले तौलियों से शरीर में लाल कीटाणु फैले या स्वेद, मुझे इससे कोई मतलब नहीं जानती, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन से ही मुझे सफाई पसंद है। और मामा जी, तो यहाँ पर मधु कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बीमारी बच्चों अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम से फैलती है या एक दूसरे के तौलिए के उपयोग करने से, लेकिन मैंने बचपन से ही ये सब कुछ सीखा है। तो यहाँ वो मामा जी पर क्या है, रुक जाती है। तो वसंत कहते हैं कि तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ डाली। माना कि वे लोग क्या है, विलायत यानी विदेश जाकर आई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कहते हैं वे वेद वाक्य है, यानी ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वो ही सही है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया, यानी मैंने कहा कि आप इस तौलिए से हाथ पोंछ लीजिए, लेकिन उन्होंने मधु के पास जाकर दांत निपोड़ दिए, यानी नकल उतारते हुए कहा था। वसंत किसकी नकल उतार रहा है, वो मधु के मामा की, कि मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछता, और वे अपने रुमाल से हाथ पोंछने लगा। मैं पूछता हूँ, अगर वे इस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती। यानी यहाँ पर जो वसंत है उसे क्या है, इन बातों से थोड़ी बहुत चिढ़ होती है। वो कहता है कि मैं सफाई पसंद तो हूँ, लेकिन सफाई की सनक तक जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मधु, अब यह तो बीच में वसंत बोलता है कि तुम्हारे मामा जी, यानी ये तो किसकी बात हुई, मौसा की। अब देखो मामा ने क्या किया, वापस जाकर फिर मेज़ पर बैठ जाता है। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया था और रात भी वहीं रुका। कहाँ रुके, मामा के पास। किसके मामा, मधु के मामा के पास। तो दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था, यानी अपने ऑफिस जाना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई जैसी ज़रूरत भी नहीं है। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बना ही लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर ले आए, यानी बिल्कुल ही बेकार सा, और कहने लगे नकल उतारते हुए, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। जब आप किसी को ये बात कहते हैं तो ये बात सुन के क्या है, सामने वाले को गुस्सा आना जायज़ है। तो वसंत को भी क्या है, गुस्सा आया, और उन्होंने बस इतना ही कहा कि रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूँगा। मधु, मामा जी। वसंत अपनी बात को क्या है, जारी रखता है। इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी होगी, और उन्होंने मुझे अपना रेजर से हजामत बनाने को विवश कर दिया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे सामने ही वह ब्लेड क्या है, लान में फेंक दिया, और नौकर से कहा कि रेजर को स्टरलाइज कर लाए, यानी इसको क्या है, कीटाणु मुक्त कर लाए। वो क्या है, मामा जी की नकल उतार रहे हैं। मधु, मैं कहती हूँ कि आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति। तो यहाँ पे स्वच्छता को किसके समान मानती है, वो काव्य और कला के समान। तो वसंत क्या है, गुस्से में आकर कहता है, क्यों काव्य और कला को अपनी घृणा में घसीटती हो। यानी काव्य और कला तो क्या है, प्रेम की कला है, लेकिन तुम्हारी ये जो गंदगी के खिलाफ घृणा है, ये तो क्या है, नफरत है। तुम ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना ही काम करती है, शरीर से, गंदगी से, जीवन से ही नफरत की। मधु चुप रहती है। बसंत, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, यानी मैं अपने जीवन से नफरत नहीं करता, मुझे अपने जीवन से घिन नहीं आती, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं है, और हाँ सच कह दूँ तो मुझे गंदगी से भी कोई घृणा नहीं है। तो अब मधु हंसते हुए कहती है कि तो कूड़ों के ढेर पर जाके बैठ जाइए। तो वसंत फिर कुर्सी पर जाकर बैठता है और कुर्सी को थोड़ा सा समीप खींचता है मधु की तरफ, और मुझे गंदगी से घृणा नहीं है, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ।
अब देखो बच्चों, वसंत क्या कहता है, नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें ऐसे बहुत से स्थान पे जाना पड़ता है जहाँ पे बहुत सी गंदगी बिखरी रहती है और हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है और उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है। चाहे वो कितने ही मेले कुचेले गंदे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, तो भी हम क्या है उनसे घृणा नहीं कर सकते। क्यों? प्रत्येक मनुष्य का अपना एक जीवन होता है। तो यहाँ वसंत कहता है भी अगर तुम्हें ऐसे, तुम तो क्या है ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर पांव तक ना रखने दो, लेकिन मैं ऐसे लोगों में और ऐसे स्थान पे जो गंदगी वाले स्थान है वहाँ जाकर काफ़ी समय व्यतीत करता हूँ। क्यों? क्योंकि नौकरी के सिलसिले में मुझे जाना पड़ता है और साधारण सा जीवन जीना पड़ता है। मधु हंसती है। वसंत, और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने न तक दे समझी। यानी वो अपने बचपन की बात बताता है कि जब हमारे पास क्या है पैसा नहीं था तो हमने क्या है ऐसी हालत में, यानी गंदे इलाके में जो इतने स्वच्छ नहीं होते, वहाँ पर बहुत सारे साल भी बिताए हैं। तो देखो बच्चों, मधु वहीं बैठकर स्वेटर बुनती है, पर अब तो आप विपन्न नहीं, यानी अब तो आप गरीब नहीं हो, अब तो आप गंदे इलाके में नहीं रहते। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझती हूँ, यानी गरीबी की जो व्यवस्था है उसको तो मैं समझती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर है। यानी कम पैसों में भी हम गंदे रहें ये कोई ज़रूरी नहीं। वसंत, तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ। मधु उसी विशेली हंसी के साथ ही मैं कहती हूँ। यानी कहाँ ये दोनों पति पत्नी एक तौलिए से शुरू हुए थे और आपस में क्या है झगड़ने लगे। किस वजह से? एक स्वच्छता के कारण। क्यों? क्योंकि मधु की जो सनक है वो क्या है काफ़ी बढ़ चुकी है। वसंत उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जीवन को जितना सादे तरीके से जिया जाए तो आनंद क्या है उसी में ही मिलता है। वसंत, ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते हैं, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल देता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो मधु, तो मैं कब कहती हूँ। वसंत, स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ की सनक की हद तक पहुँचा देती हो और सनक से मुझे क्या है चिढ़ है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिए ले लूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं स्वभाव से ही गंदा हूँ और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशेली हंसी बिखेरना चाहिए। यानी तुम्हें मेरे ऊपर इन सब चीज़ों को लेकर व्यंग्य नहीं करना चाहिए। अब मधु क्या है चुप रहती है। वसंत, तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया, यानी इस दिखावे की जो झूठी बनावटी दुनिया बना रखी है, मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें क्या है अखरता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया, उसी और नीमो। तो अब यहाँ पर वसंत किसका जिक्र करता है? उसी और नीमो, ये दोनों क्या है उसकी भतीजियाँ हैं। मधु, आपने फिर उसी और नीमो की बात चलाई। वसंत हंसते हुए, कल मिल गई थी बाजार में। मैंने कहा, नीमो आई नहीं तुम इतने दिनों से? उसने कहा, हमको चाची से डर लगता है। यानी चाची क्या है उन्हें सफाई के मामले में बात बात पर टोक देती है, तो वो क्या है अपनी चाची के घर आने से डरती है। मधु उसी विशेली के हंसी के साथ कि मैं उनको खा थोड़ी जाती हूँ। वसंत, टिपाई के पास से खाओगी तुम क्या? पर वे बच्चियाँ हैं। मधु, बच्चियाँ? व्यंग्य से हंसती है। वसंत, उसके व्यंग्य को सुना करके टिपाई पर बैठते हुए, हंसना उनका स्वभाव है। वे हंसेगी तो बेबात की पर बात पर हंसेगी और तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो। ओ, यानी बच्चे तो क्या है बात बात पे हंसते भी हैं, खिलखिलाते हैं, लेकिन मधु को तो ये भी पसंद नहीं है। वो चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति शिष्टाचार से जड़ा रहे। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। चिंताओं और आपत्तियों के बंध नहीं क्या कम है जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों में जकड़ा जाए। यह ना करो, यह ना करो, ऐसे ना बोलो, वैसे ना बोलो, इन आदेशों का तो कहीं अंत होता ही नहीं। तो यहाँ वसंत अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि जीवन में खुशी और गम क्या है अलग अलग चलते रहते हैं, तो इन परेशानियों से निपटने में भी टाइम नहीं मिलता, तो अपने आप को शिष्टाचार की बेड़ियों में क्यों जकड़ना। इससे अच्छा है कि
अपने जीवन को हंसते खेलते क्या है मज़े से गुजारो। तो मधु चुप रहती है। वसंत, और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ, यानी आत्मीयता नहीं है, यानी तुम किसी से मन से नहीं जुड़ सकती हो। तुम्हारे आने से पहले मैं देव एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। देव कौन है? उनका दोस्त है देव और नारायण। लिहाफ यानी रजाई में, यानी ठंड में जब हम दोस्त इकट्ठे होते तो हम लोग क्या है एक ही रजाई में बैठ जाते। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं, गप्पें चल रही है, सुख दुख की बातें हो रही है, वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती है। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी आत्मीयता है। अब मित्र आते हैं तो अलग अलग कुर्सी पर बैठ जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि एक दूसरे पर बोझ हो। चिड़िया तक तो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास, मैं तो इस तकलीफ में घुटा जाता हूँ। तो यहाँ पर वसंत क्या कहता है कि मेरा शादी से पहले क्या था, मित्रों के साथ इतना अच्छा जुड़ाव था कि हम एक ही रजाई में बैठकर चाय पीते थे, अच्छे से सुख दुख की बातें किया करते थे। लेकिन अब तुम अपने बिस्तर के ऊपर तो क्या किसी को बैठने भी नहीं देती। अगर चाय पानी करना है तो आप इस पे है डाइनिंग टेबल पर बैठो, और इस तरह से दूरियां बढ़ने के कारण क्या है आत्मीयता का अभाव हो जाता है। मधु, मैं तकलीफ समय पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल नहीं, विवस्त हो तो इसे काम में लेना पड़ता है। आप ही बताइए कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है, कितने हैं जो हमारी तरह पाँव धोकर रजाई में बैठते हैं। वसंत, पाँव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ भी किरकिरा कर देती है। मधु, कुत्ता भी बैठता है तो दूम हिलाकर बैठता है, यानी पहले अपनी पूंछ से क्या अपनी जगह साफ करता है और फिर उसमें बैठता है। मनुष्य स्वभाव से किया है स्वच्छता का प्रेमी है, तो मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। तो मधु कहती है भी कोई अपने गंदे पैरों से अगर बिस्तर पे आके बैठता है तो बिस्तर भी गंदा हो जाता है, तो मैं ऐसे गंदे लोगों से क्या है नफरत करती हूँ। वसंत, घृणा, यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है, यानी तुम जिस वातावरण में पली बड़ी हो उस वातावरण में क्या है मेरा जो वातावरण है वो क्या है बिल्कुल ही विपरीत है। मधु व्यंग्य करती है, यह आप कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि हम दोनों की परवरिश का जो स्थान है वो अलग अलग है। वसंत, तुम्हें मेरी हर बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ और इसलिए उसी और नीमो। मधु, आपने फिर उसी और नीमो की कथा छेड़ी, मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का ध्यान तो होना ही चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही उसी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और नीमो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस समय हंसी मजाक का, मुझे हंसी मजाक से नहीं अशिष्टता से घृणा है, यानी कोई भी उसे मजाक भी नहीं कर सकता। क्यों? मधु को मजाक करना भी अच्छा नहीं लगता। वसंत, उसी। मधु, परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। कौन? उसी। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई एक और वह नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने, टांगे पसारे और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के समीप आ गए, यानी उसके सैंडलों की जो मिट्टी लगी हुई थी उससे मेरी साड़ी क्या है गंदी हो रही थी। और ऐसी अशिष्टता को मैं क्या है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। जिससे क्या है व्यक्ति होता है जिसको उठने बैठने का एक सलीका होता है, अगर ये सलीका ना हो तो वो क्या है पशु के समान माना जाता है। तो मधु कहती है कि जिनमें ऐसी शिष्टता नहीं वो लोग क्या है पशु के समान ही तो होते हैं। वसंत, अब गुस्से में, पशु तो तुम क्या हमें पशु समझती हो? तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो, चाहती हो कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे यह सब पसंद नहीं और इसलिए तुम मुझसे क्या करती हो? घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी, यानी ये जो व्यंग्य वाली हंसी है, इसको मैं जानता हूँ, इसके पीछे क्या है घृणा छिपी है और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊँ। अभी मेरा जी चाहा कि इस जलील से तौलिए को उठाकर
बाहर फेंक दूं, और मेरा जी चाहा करता है कि मैं तुम्हारी संसी का गला घोट दूं। घृणा तुम मेरी हद बात से करती हो, मुझे क्या है तुम पशु समझती हो। तब बसंत को क्या है गुस्सा आ गया उस तौलिए पर, जिस तौलिए की वजह से बात इतना आगे बढ़ चुकी थी। मधु स्वेटर उठाते हुए भरे गले से, आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं इसे मैं नहीं जानती, पर आपको मुझसे ज़रूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं जानती हूँ क्यों कर ली, यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकालें या मेरी पोशाक पर या मेरे स्वभाव पर। यानी एक छोटी सी बात के पीछे, एक सफाई के पीछे दोनों में क्या है तनातनी हो जाती है। वसंत तुम, मधु, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन की क्या है व्यवस्था सिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास क्या है विफल हो चुके हैं। आपको इस गंदगी से, इस अव्यवस्था में ही सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। उठ खड़ी होती है, तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। वसंत, हेलो हेलो। इधर मधु नौकरानी को आवाज़ लगा के कहती है कि मंगला स्नान गृह के दरवाजे से आती है कि जी बीबी जी। मधु, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ। मंगला, बीबी जी आप? मधु, मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है। वसंत, जी जी बहुत अच्छा कहते हुए चोगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। वसंत, मैं कहता हूँ कि तुम अपना सामान बाद में बांधना, इससे पहले क्या है तुम मेरा सामान बांध दो। मुझे क्या है पहली गाड़ी से ही बनारस जाना है, अभी साहब ने ये आदेश दिया है। अपना सामान तुम बाद में बांध लेना। पर्दा गिरता है, कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहाँ मेज़ थी वहाँ पर अब पलंग बिछा हुआ है और टेलीफोन जिसके सिरहाने एक तिपाई पर रखा हुआ था, मेज़ ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया और श्रृंगार की मेज़ अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई है। यानी अब जब दोबारा पर्दा उठता है तो कमरे की व्यवस्था में क्या है थोड़ा सा फर्क हो चुका है। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों तक लिए दीवार के साथ अन्य मनस्क यानी परेशान सी होकर आधी लेटी और आधी बैठी हुई है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है तो उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए, यानी जब हम उसकी दृष्टि के पीछे पीछे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जनवरी का महीना है और एक नया साल चढ़ गया, जिसका मतलब यह हुआ कि मधु को अब हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा क्या है अंदर आ रही थी। लिहाफ को कंधे तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ लगाती है कि मंगला, ओ मंगला, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक पहुंचती ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद मंगला खुद ही बाहर आकर पूछती है कि जी बीबी जी। तो मधु लेटे लेटे मंगला को कहती है कि क्या यह कमरे के जो किवाड़ हैं इन्हें बंद कर दो, बाहर से बर्फ़ जैसी हवा आ रही है। मंगला किवाड़ बंद करते हुए, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी कि आजकल आप उदास क्यों रहती हो। मधु यूं ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। मंगला कोई पत्र आया बाबूजी का? मधु आया था, शायद आजकल में वो खुद ही आ भी जाए। मंगला तो फिर विषाद से हंसकर, यानी तबीयत कुछ भारी भारी सी है शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु उठकर, कौन? सुरो, दरवाज़ा तो खोलो। मधु मंगला जरा किवाड़ खोलना। और जैसे ही मंगला दरवाज़ा खोलती है तो बाहर देखती है सुरो और चिंती आती है। ये दोनों क्या है मधु की कॉलेज की फ्रेंड है, यानी सहेलियां हैं जो क्या है हॉस्टल में भी उसके साथ रहती थी। मधु रजाई परे, अरे सुरो चिंती तुम यहाँ कैसे? सुरो आज ही सवेरे यहाँ उतरी है, माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि मैं भी दिल्ली देखते हुए चलूं। मधु ठहरी कहाँ हो? चिंती कनॉट पैलेस में मलिक चाचा जी के यहाँ।
देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए तो मधु, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा। इतने दिनों से मैं कह रही हूँ कि दिल्ली आओ तो मुझसे मिलकर जाना। सुरो, सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई हूँ। माताजी कहती थी कुतुब मीनार। चिंती, मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। मधु कह खाने यानी हंसने लगती है। सुरो, और फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही है तुम्हारी तलाश में मधु, लेकिन पता तो मेरा। चिंती, सुरो बहन भूल गई। उन्होंने तांगे वाले को भैरों के मंदिर चलने के लिए कहा। मधु आश्चर्य से। चिंती, और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। मधु कहती है गिरजे के पास। चिंती अपनी बात जारी रखते हुए, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो क्या है, हनुमान जी का है। फिर नई दिल्ली हम लोग वापस आए। मधु फिर जोर से हंसती है और सुरो, तब पता चलता है कि हम लोग तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, तुम्हारा घर तो क्या है बिल्कुल ही पास में है। सुरो, यह इतना हंसना तुमने कहाँ से सीख लिया? तुम तो जन्म से ही सीढ़ी थी, यानी तुमने तो क्या है बचपन से ही हमने इसे देखा है कि मुंह बनाकर रखती हो, कम हंसने वाली थी, लेकिन आज तो तुम क्या है बात बात पर हंस रही हो। तभी चिंती मजाक में कहती है कि भाई साहब ने इसको हंसना सिखा दिया। वो कहाँ पर है? तो मधु कहती है कि बनारस गए हुए हैं 2 महीने से। वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आजकल में आ जाए। चिंती, अच्छे तो हैं मधु, अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आओ, बिस्तर पर बैठ जाओ। अब सुरो और चिंती क्या है कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है, तो मधु ने कहती है कि तुम भी क्या है मेरे साथ रजाई में पलंग पर बैठ जाओ। तो सुरो को भी ये लगता है कि मेरे तो पाँव धोए हुए भी नहीं हैं, लेकिन मधु के व्यवहार में अब परिवर्तन हो गया। जब क्या है वसंत उसे छोड़कर बनारस चला गया, तो उसने बाद में सोचा कि मेरी ये जो सनक है मुझे कुछ हद तक कम करनी चाहिए। इसलिए वो अपने दोनों सहेलियों से कहती है कि तुम दोनों भी क्या है बिस्तर का ख्याल छोड़ो और रजाई में आकर बैठ जाओ, और क्या है किवाड़ बंद कर दो, बाहर से ऐसे ही ठंडी हवा आई जा रही है। मंगला, आपने आवाज़ दी बीबी सी। मधु, मंगला चाय बनाकर लाओ। और चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है। सुरो, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु चौंक कर खुशी से, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ। चिंती, वह लमसलमा लमटीक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता जाए। मैं सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मुटल्लों से प्रेम हुआ भी तो कैसे। तो अब जो 3 सहेलियाँ मिलती है, तो ये अपने कॉलेज की जो बाकी सहेलियाँ हैं या जो उन्होंने मस्ती की थी उन सब चीज़ों के बारे में वो बात कर रही है। मधु, और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती है और मालूम होता है जैसे। चिंती, वर्षों स्नान गृह का मुंह ना देखा हो, यानी वो आपस में बात करती है कि वो लड़का तो ऐसा है जिससे लगता है जिससे वो कई महीनों से नहाया भी नहीं हो। तो सभी क्या है हंसने लगते हैं, और मंगला तभी क्या है चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। मधु, वहाँ मेज़ पर रख दो और एक एक प्याला सबके लिए बना दो, और इस तिपाई को पास में करके क्या है इसके ऊपर बिस्किट भी रख दो। सुरो, मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी, यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में चाय का मज़ा कहाँ है। यानी जैसा वसंत ने बताया था कि उसके दोस्त आते थे तो वो कैसे बैठ के चाय पीते थे, लिहाफ के अंदर बैठ के चाय पीते थे। तो आज मधु ने भी क्या है अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन करके अपनी सहेलियों के साथ वो भी पलंग पर बैठ के क्या है चाय का मज़ा ले रही है। तभी चिंती उठने का प्रयास करती है कि मधु हटो भी, अब बैठी रहो। तब चिंती व्यंग्य से कहती है कि विवाह के बाद रानी मधुमालती, यानी मधु का जो पूरा नाम क्या है मधुमालती, ने अपना यह सिद्धांत बदल डाला कि अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना खाती है। सुरो, कहाँ तो यह कि पानी का गिलास पीने के लिए भी किसमें जाती थी, डाइनिंग रूम में जाकर कुर्सी पर बैठ के पीती थी, और कहाँ अब क्या है ये चाय भी क्या है अपने बेड पर बैठकर पी रही है। मधु, अरे क्या रखा है इस तकलीफ में, यानी इन सब बातों में कुछ नहीं रखा।
सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नरम गर्म बिस्तर को छोड़कर टेबल पर जाकर बैठे। और तभी वो क्या है, उनके सामने चाय और बिस्किट रखती है कि उठाओ चाय, ये क्या है, ठंडी होती जा रही है। सुरो कहती है कि अगर ये चाय बिस्तर पर गिर गई तो बिस्तर तो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो मधु बोलती है कि कोई बात नहीं, चादर धुलवाई भी जा सकती है। अब यानी ऐसी घटना के बारे में सोचकर हम अपने सुख आराम को तो नहीं छोड़ सकते। सुरो, सुख आराम? तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी चिंती कहती है कि सभ्यता और संस्कृति यानी जिन बातों को तुम पहले मानती थी उन बातों का अब क्या हुआ। मधु, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दे का नाम ही तो क्या है, संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव क्या रहेगा, असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागता है। तो यहाँ मधु कहती है भी आप एक समाज से दूसरे समाज में जाते हो तो वहाँ के रीति रिवाज जो आपको क्या है, अजीबोगरीब ही लगेंगे। इसलिए कहाँ तक हम क्या है अपनी संस्कृति और सभ्यता की बातें कर सकते हैं। हमें तो क्या है अपने आराम से क्या है अपना जीवन जीना चाहिए। तो इसी बात में सुरो कहती है, तुम यह क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए, यानी पहले की भांति पिछड़ा हो जाए, पहले की भांति जंगली जो मानव थे उनकी तरह व्यवहार करने लग जाए? मधु, नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है। मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले, मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए। न तो इतना बिगड़े कि वो पिछड़ा बन जाए और न इतना अधिक खुले कि वो क्या है, सनकी हो जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा था। सुरो हंसकर, महात्मा बुद्ध, तुम्हें हो क्या गया है? सदियों पुराने सड़े गड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो? चिंती, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रकृति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल का काम नहीं देंगे और कल के परसों। तो इसी तरह से वो दोनों तीनों सहेलियां क्या है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में बातें कर रही है कि मधु पहले क्या थी, सभ्यता, शिष्टाचार, संस्कृति की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। लेकिन वसंत के जाने के बाद उसने अपना जो ये सनकीपन था वो क्या है, थोड़ा सा कम किया है। चिंती अब कहती है कि चलो भाई अब चलेंगे, इतनी देर हो गई कि मंगला हाथ धुला दो। तभी मधु कहती है कि अरे अभी क्या जाना, अभी तो अपने एक एक प्याला चाय की और पिएंगे। सुरो, नहीं मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था कि हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं। तो सुरो कहती है कि जो बाकी घर के लोग हैं वो परेशान हो रहे होंगे, हम तो इतना ही बोल के आए थे कि चलो उसका घर देख के आते हैं। चिंती पूछती है कि स्नान घर किधर है, मुझे हाथ धोने हैं। तभी मधु कहती है कि इतनी ठंड में क्या तुम हाथ धोओगी? सुरो, नहीं भाई, हाथ तो हम जरूर धोएंगे। चिप चिप करने लगे, यानी चाय बिस्किट खाए थे उससे हाथ चिपचिपे हो गए हैं। मधु, तो मरो, मंगला से मंगला इनके हाथ धुलवा दो। सुरो, बाथरूम? अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी, इधर बरामदे में ही हाथ धो लो। किवाड़ खोलकर सुरो और चिंती हाथ धोती है। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। सुरो गीले हाथ लिए वापस आती है कि तौलिया कहाँ है? मधु, तौलिया नहीं दे गई मंगला? अच्छा, वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। सुरो, मधु तुम भली भांति जानती हो, यानी सुरो ने कहा कि मधु तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसी दूसरे के उपयोग में लिए हुए तौलियों से हाथ नहीं पोंछती। तब मधु मंगला को आवाज़ लगाती है कि अंदर से एक धुला हुआ तौलिया इनको ला दो। चिंती भी गीले हाथ लिए आ जाती है। मंगला तौलिया ले आती है, दोनों हाथ पोंछती है। तब मधु कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाओ। चिंती ने नहीं कहा कि कल आने का प्रयास करेंगे, आज हमें जाना होगा। सुरो, हाँ अवश्य। मधु कहती है, उनके जाने के बाद मधु कहती है कि मंगला मेरे लिए एक प्याला चाय और बना दो। मधु, मेरी सहेलियां थी। अब मंगला पूछती है कि ये दोनों कौन थी जो आपके पास मिलने आई और इतनी सारी बातें कर रही है। तब मधु बताती है कि ये मेरे साथ कॉलेज में थी और हॉस्टल में भी हम साथ साथ रहते थे। तो अब मंगला उसके लिए चाय बनाती है
मधु जैसे अपने आप से, मेरी सहेलियां कहती है कि मैं बदल गई हूँ। पड़ोसन भी यही कहती है, मेरी जरा देखकर बता मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल गई हूँ। यानी अब मधु किससे बात करी है? मंगला अपनी नौकरानी से। उसे सब कहते हैं कि वो बदल गई है। क्यों क्यों? पहले तो बिल्कुल खड़ूस सी थी, ना किसी से बात करती, ज़्यादा ही सनकीपन था। लेकिन वसंत के जाने के बाद उसका जो सनकीपन कम हो गया, तो वो जो बदलाव आया उसको सबने महसूस किया, उसकी सहेलियों ने भी और उसकी पड़ोसन ने भी। मंगला कहती है कि मैं तो 8 पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मुझे तो क्या पता। मधु अपनी बात जारी रखते हुए, मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या मैं बदल गई हूँ? इनकी घृणा झलक तो नहीं? मंगला आश्चर्य से, घृणा? मेरे व्यवहार में तकल्लुफ़ और बनावट तो नहीं, यानी मेरे व्यवहार में दिखावापन तो नहीं है। लेकिन मंगला को ये सारी बातें समझ नहीं आती। मधु, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीने में उन्होंने मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा। मंगला, एक पत्र भी नहीं लिखा? लेकिन मधु, मैं कुशल से हूँ, अपने कुशल का पता देता हूँ, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। वो ऐसे पत्र लिखते हैं तो इनसे वो मेरा ख्याल थोड़ी आता है, वो मुझसे तो क्या है, घृणा करते हैं। लेकिन मंगला को अभी भी क्या है, घृणा के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मधु उसी क्रम में आगे बोलती है कि मैं तो ऐसे वातावरण में पली हुई हूँ जहाँ पर क्या सफाई और सलीके का बेहद ही, यानी बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा जाता था। तो अब वो क्या है, लगभग से उसका गला भर आया है। वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुतेरे यत्न करती हूँ कि इस सफाई वफाई सबको छोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसे कर नहीं पाती। क्यों? बचपन से ही मेरे संस्कार हैं, मैं अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी। मैं उनसे क्या है, नफरत करने लगी हूँ। किन से नफरत करने लगी है? अपने सनकीपन से नफरत करने लगी है। वो तो अब वो उन सबको क्या है, छोड़ना चाहती है। उसकी जो बचपन का जो वातावरण रहा है, यानी उसका जो परिवार रहा है, उसका भी सनकीपन ऐसा ही था, तो उसके व्यक्तित्व का वो क्या है, अंग बन चुका है। लेकिन अब मधु क्या है, अपने इस सनक को क्या है, ख़त्म करना चाहती है। मंगला कहती है कि आप क्या कह रही हैं बीबी जी? क्यों? उसे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। मधु, वे समझते हैं कि मैं उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से क्या है, घृणा करती हूँ। और फिर क्या है, रोने लगती है और कहती है कि पिछले 2 महीने में मैंने अपने आप को बदल दिया। तभी अचानक से बाहर का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर क्या है, वसंत का प्रवेश होता है। वसंत, हेलो मधु, क्या हाल चाल है जनाब के? मंगला तांगे से सामान उतरवाओ और जेब से पैसे निकालते हुए, और यह लो 1.5 रुपया तांगे वाले को दे दो। अब मंगला क्या है, पैसा लेकर चली जाती है। वसंत फिर मधु के पास आता है और पूछता है कि ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? तुम्हारी तबीयत तो सही है क्या? मधु पलंग से उतरकर और हंसने का प्रयास करते हुए कहती है कि सूखा जाड़ा, यानी सूखी ठंड पड़ रही है, तो थोड़ा सा जुकाम हो गया 3-4 दिन से। वसंत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सेहत सेहत सेहत, दुनिया में जो कुछ है वो क्या है, सेहत ही है। जीवन में तुम्हारी यह सफाई और सुघड़ता, ये नजाकतें इतना काम नहीं आती जितना कि सेहत आती है। तो अब वो दोनों वहाँ के जो सामान है उनके बारे में बात करते हैं कि यहाँ ट्रे क्यों पड़ी है, यहाँ पे डाइनिंग रूम में कैसे आ गया यह पलंग? तो मधु, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया, आप और अपने मित्रों को ज़रा भी कष्ट नहीं होगा। अब जब आपके मित्र आएंगे तो आप क्या है, मज़े से लिहाफ में बैठकर चाय पीना। वसंत को बहुत ही खुशी हुई, बोली, अरे वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद ही अच्छी हो मधु। मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही हूँ। और वसंत को क्या है, उसकी बातों पे आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है। मधु, और चाय भी हमने यहीं पे पी थी। वसंत खुशी से, अरे वाह, मैं कहता हूँ अब तुम जीवन के रहस्य को समझ गई हो। जीवन का भेद जो बाहरी तड़क भड़क में नहीं, अंदर की दृढ़ता में होता है। यदि हमारी प्रतिरोधी शक्ति अच्छी है तो हम क्या है, बीमार नहीं हो सकते। मधु, चाय भी आप यहीं पिया कीजिएगा अपने नरम नरम बिस्तर पर। तो मधु, वसंत कहता है, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय लेकर आए। तो मधु, अब तो आप नाराज़ नहीं? वसंत, नाराज़?
मधु, आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वसंत कहता है कि गुस्सा? मधु, 2 महीने से आपने ढंग से एक पत्र भी नहीं लिखा। वसंत, पर मैंने मधु पत्र लिखे थे। जी मैं कुशल हूँ, इसे पत्र लिखना थोड़ी कहते हैं। वसंत जोर से हंसा। तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? पगली, तुमसे भी कभी कोई नाराज हो सकता है। मधु, पर 2 पंक्तियाँ। वसंत, 2 पंक्तियाँ लिखने का अवकाश मिल गया, तुम इसी को बहुत समझो। यानी वहाँ पे इतना ज़्यादा काम था कि मैं तुम्हें क्या है अलग से पत्र में तुम्हारी तबीयत के बारे में नहीं पहुँच पाया। वसंत कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो। तो मधु कहती है कि हाथ मुंह धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। वसंत, ये फिर तुमने कपड़े बदलने की जो पक लगाई, यानी जो रट लगाई है। मधु, क्यों कपड़े नहीं बदलेंगे? 1 दिन और 1 रात के सफ़र से आई हैं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए क्या है चाय लगाती हूँ। अब इधर मंगला क्या है दूसरे कमरे से झांकती है कि बीबी जी आपने बुलाया। मधु ने पूछा कि सामान रख दिया क्या? तो मंगला ने कहा कि हाँ। अब मधु कहती है कि ये जो पहले की ट्रे और चाय की प्यालियाँ पड़ी है, इन्हें उठा और क्या है पहले वाला पानी फेंक कर चायदानी और प्याली को अच्छे से धो ले और साहब के लिए क्या है चाय बनानी है। तो मंगला जैसे ही ट्रे उठाती है तो उसके हाथ से 1 चम्मच गिर जाता है। मधु को फिर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने फिर चम्मच नीचे गिरा दिया, अब ये फर्श चिप चिप हो जाएगा। जा यहाँ से क्या है गिल्ला कपड़ा लाकर इसे फर्श को साफ कर दे। वसंत स्नान गृह से आवाज़ लगा रहा है कि साबुन कहाँ है? मधु, ध्यान से देखिए, वहीं तख्ती पर पड़ी है। अब वसंत कहता है कि तौलिया? मधु, हाथ मुंह धोआइए, इधर कमरे से सूखा नया तौलिया लेकर पोंछ लीजिए। और फिर वो मंगला की तरफ देखती है, उसने भी चाय बनाने के लिए पानी चढ़ाया या नहीं, और वो रसोई के दरवाजे की तरफ चली जाती है। मंगला चुपचाप फर्श साफ करती है और इधर वसंत हाथ मुंह धोकर कुछ गुनगुनाते हुए क्या है बाहर आता है और अपने ध्यान में मगन कुर्सी की पीठ पर उस तौलिए से हाथ मुंह पोंछने लगता है, जिसे क्या है सूरो और चिंती हाथ पोंछ कर गई थी। यानी उसकी जो सहेलियां आई थी, उन्होंने हाथ धोने के बाद जिस तौलिए से हाथ पोंछे थे उसे वहीं कुर्सी पर रख दिया और वसंत ने क्या है उसी तौलिए को उठाकर अपना मुँह पोंछ लिया। अब मधु आती है रसोई घर से और रसोई में ही वो किसको कहती है, मंगला को, कि तुमने क्या है केतली अच्छे से नहीं धोई, आजकल तुम क्या है काम अच्छे से नहीं करती हो। और अचानक जैसे ही वो क्या है वसंत को देखती है उस तौलिए से मुंह पोंछते हुए, तो वो जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मैंने कहा था कि आप सूखा तौलिया ले लीजिएगा, आपको सूखे और गीले तौलिए का फ़र्क भी मालूम नहीं है। अब वसंत घबरा जाता है, परंतु नया वसंत, मधु, यह नया तौलिया इधर कमरे में टंगा हुआ है। वसंत, यह वास्तव में कमबख्त तौलिए, मुझे वास्तव में ध्यान नहीं रहता इन तौलियों का। मधु, जी साफ है, जरा आँख खोलिए देखिए कि गीला है या सूखा। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। मधु जी, आपकी दुनिया? जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको दिखाई देता है। वसंत, यह तुमने फिर मुंह लटका लिया, नाराज हो गई हो क्या? मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। वसंत चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मुझे इतनी ही पहचान नहीं कि मैं तुम्हारे भावों को पहचान सकूँ। तो बच्चों, जिस बात से वो शुरू हुए थे उसी बात पे उन्होंने क्या है अपनी जो एकांकी है वो ख़त्म की है कि किस तरह जो पारिवारिक जीवन है जिसमें एक छोटी सी सफाई के पीछे क्या है विचारों में जो मतभेद होता है उससे क्या है पारिवारिक जीवन में क्या सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और सफाई का जो पागलपन है वो घर की सुख शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए सफाई रखना अच्छी बात है, लेकिन जो सफाई रखने का जो सनकीपन है वो किसी भी मनुष्य में